हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली इससे मेरा दो पर्पस है इन क्वेश्चन से। एक तो है कंसेप्ट रिवीजन, थोड़ा सा एक आइडिया देना, और दूसरा क्या, थोड़ा बहुत जो हमारा CUT PG का CUT PG LLM के जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड मैच करना। तो यही दो पर्पस है। इसके साथ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो हम लोग चलो साथ में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट लॉ। तो नेचुरल लॉ जो है वो किससे एसोसिएटेड है कि लॉ इज वॉट एवर द सॉवरिन कमांड्स? नहीं, ये किसमें, एनालिटिकल स्कूल में, या जैसे हम लोग पॉजिटिविस्ट स्कूल बोलते हैं। एनालिटिकल स्कूल ये बोलता है कि मतलब लॉ क्या होता है, जो भी सॉवरिन बोलता है। और उसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है? ऑस्टिन, है ना, बेंथम, ये लोग हैं इसमें, ठीक है। मस्ट कन्फर्म टू यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स डिस्कवरेबल बाय रीजन। एग्जैक्टली ये बताता है नेचुरल लॉ, ठीक है। और इसके जैसे थिंकर्स कौन कौन है? अब ये ना जो हमारा नेचुरल लॉ था इसको भी पार्ट्स में बांट दिया गया था, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न। तो इसमें एरिस्टोटल थे, सिज़ेरो थे, एक्विनस थे, ग्रोशियस थे, लॉक थे। अच्छा, अगर आप लोग जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैंने क्या किया, जूरिस्प्रूडेंस का डिटेल में भी वीडियोस बनाए और जूरिस्प्रूडेंस का एक वीडियो बनाया जो कि 1 लाइनर है, आप वो भी देख सकते हैं इसके साथ, है ना। छोटी सी वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट थॉमस एक्विनस द 4 टाइप्स ऑफ लॉ इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। तो एक्विनस के हिसाब से किस तरीके के लॉ थे? एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटर्नल लॉ था, गॉड सीजन गवर्निंग द यूनिवर्स। फिर नेचुरल लॉ था, डिवाइन लॉ था, और ह्यूमन लॉ था, ठीक है। फिर अगला आता है, अगला क्वेश्चन ये बेसिकली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। मीडिएवल टाइम में थे, उस टाइम क्या था कि चर्च और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो चर्च जो था अपनी अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा था कि वो कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें। Hugo Grotius is credited with secularizing natural law by arguing that natural law would be valid। तो कब नेचुरल लॉ वैलिड होगा? तो बेसिकली ये बुक थी ह्यूगो ग्रोशियस की, डी जेरे बेली एक्पेकिस, लॉ ऑन लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये भी पूछा जा सकता है किसने लिखा था। तो लॉ ऑफ वॉर एंड पीस करके था एक उनका वर्क। तो उन्होंने उसमें ये बोला कि जो नेचुरल लॉ है ना, तो वो तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर गॉड नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का फाउंडेशन था। तो बी, क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग एंड नेचुरल लॉ वाले आपको रिलेवेंट लग सकते हैं, बाकी आपको रिलेवेंट लगेगा, पर ये मेरा पर्पस था कंसेप्ट रिवीजन, तो जिससे आपको चीज़ें याद आ जाए। जॉन लॉक्स नेचुरल लॉ थ्योरी इज अ बेसिस फॉर विच फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। तो जॉन लॉक की जो नेचुरल लॉ की थ्योरी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है? तो ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, तो डेफिनेटली नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं। नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट दिस, तो इससे रिलेटेड है। तो लॉक का एक वर्क था टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये बोला कि जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, उनके पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, है ना, स्टेट के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करते हैं? जैसे कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अपने कुछ राइट्स को देते हैं जिससे कि उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर गवर्नमेंट से वायलेट करेगी तो रेवोल्यूशन जस्टिफाइड है, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन द 20th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद विच जूरिस्ट हु आर्ग्यूड फॉर ए मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ। तो किसने मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ दिया? HLA हार्ट ने दिया है। HLA हार्ट का वर्क क्या था? द कंसेप्ट ऑफ लॉ, 1961, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ दिया था। ये पूछा जाएगा किसने मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ दिया, तो HLA हार्ट। हेंस केल्सन ने क्या दिया था? हेंस केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। और क्या बोलते हैं, ग्रंड नॉर्म, है ना। ग्रंड नॉर्म के बारे में बताया था, उन्होंने बताया कि एक नॉर्म रहता है ग्रंड नॉर्म, और बाकी सारे लॉज उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। ग्रंड नॉर्म जैसे हम लोग के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और मतलब उन्होंने क्या किया कि लॉ को क्या बोला, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड करके उन्होंने एक चीज़ दी थी। तो बेसिकली हर चीज़ से फ्री करके लॉ को पढ़ना। फिर अगला, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू हिज डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो जॉन ऑस्टिन के लॉ के डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलती है कि लॉ क्या है,
कमांड ऑफ द सॉवरिन है, कमांड किसका, सॉवरिन का है, और उसके पीछे एक सैंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो, अब जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कमांड है, सॉवरिन है, सैंक्शन है, तो क्या उसमें से एसेंशियल नहीं है एलिमेंट? तो पहले कमांड ऑफ द सॉवरिन, ये तो डेफिनेटली है, तो ये तो नहीं होगा। ड्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ ये भी मतलब ये सही है, तो ये नहीं होगा आंसर। सैंक्शन फॉर डिसोबीडियंस, हाँ ये भी है, सैंक्शन मैंने बताया, तो ये भी नहीं होगा। मोरल जस्टिस ऑफ द कमांड, ये नहीं है। ऑस्टिन को मोरालिटी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। और ऑस्टिन का एक वर्क है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। कि ये एक बेंथम की भी सेम बुक है, एक बेंथम की बुक का नाम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, है ना, बेंथम का है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस करके है। आप जो है ना इन वर्क को याद रखना, मैं ऐसे ही नहीं बता रही। तो ऑस्टिन ने क्या दिया है, कमांड थ्योरी, ठीक है। चलिए अगला, ऑस्टिन कमांड थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाई H.L.A. Hart. Hart's most fundamental critique was that ऑस्टिन थ्योरी फेल्स टू अकाउंट फॉर, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो ये मानना था कि जो ऑस्टिन जिन लॉ की बात करते हैं ना, वो जो लॉ है वो कैसा है, उसको एक वर्ड देखिए, गनमैन मॉडल है, कि नहीं माना तो जो है सैंक्शन लग जाएगा। बट अगर आप H.L.A. हार्ट को पढ़ोगे तो H.L.A. हार्ट ने हमें क्या समझाया, H.L.A. हार्ट ने प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रूल्स दिए, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स थे। तो प्राइमरी रूल्स पे चेंजेस के रिगार्डिंग जो रूल था उसे हम लोग सेकेंडरी रूल्स कहते थे। तो उसमें था पावर कन्फरिंग रूल्स था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, इन सब का, रूल कन्फरिंग पब्लिक पावर, लेजिस्लेशन, एडजुडिकेशन, रूल ऑफ चेंज एंड एडजुडिकेशन, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हार्ट ने बेसिकली बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के बारे में बताया, तो ये था हमारा बी। हैंस केल्सन ग्रैंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, चार ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, दूसरा है हाइपोथेटिकल प्रीसपोजिशन दैट गिव्स वैलिडिटी टू द एंटायर लीगल ऑर्डर, ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में एग्जिस्ट करे। तो बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल प्रीसपोजिशन जो कि वैलिडिटी देता है पूरे लीगल ऑर्डर को। मैं जिस पे आप मान के चलो, ये जितने भी लॉज है ना, उन सब का जो सोर्स ऑफ पावर है ना, यही ग्रैंड नॉर्म है, उनकी वैलिडिटी यहीं से डिराइव होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जेरेमी बेंथम्स थ्योरी ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद, जेरेमी बेंथम का जो थ्योरी ऑफ लॉ है वो किससे एसोसिएटेड है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लॉ, यूटिलिटेरियनिज्म, सोशल सॉलिडेरिटी एज द बेसिस ऑफ लॉ, वॉलजिस्ट। तो देखो, ये जो यूटिलिटेरियनिज्म से रिलेटेड बेंथम ने क्या दिया, यूटिलिटेरियनिज्म दिया। सोशल सॉलिडेरिटी किसने दिया, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, सोशल सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट किसने दिया। और एक और चीज़ थी, जिन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट दिया, उन्होंने एक और चीज़ कही थी, द ओनली राइट विच वी हैव इज़ द राइट टू डू अवर ड्यूटी। तो कौन थे, चलो मैं बता देती हूँ, लियोन डुकविट, ठीक है। वॉलजिस्ट एज अ सोर्स ऑफ लॉ किसने बताया था, कार्ल वॉन सेविग्नी, जो कि जिनका बेसिस रोमन साइड से है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हार्ट्स रूल ऑफ रिकॉग्निशन सर्व्स द फंक्शन ऑफ, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, जैसे हाँ H.L.A. हार्ट का मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। H.L.A. हार्ट ने हमें दो चीज़ें बताई थी, ठीक है, एक प्राइमरी रूल्स बताया था और साथ ही हमें एक सेकेंडरी रूल्स बताया था। तो प्राइमरी रूल्स में क्या क्या था, प्राइमरी रूल्स जो था बेसिकली वो ये कहता था कि एक तरीके से पावर कन्फरिंग रूल था, ठीक है, पावर देता था। और मैं आपको थोड़ा और समझाऊँ तो मतलब ये फाउंडेशनल चीज़ें थी कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी प्राइमरी रूल्स में, जैसे सर्टेनिटी नहीं थी, तो उसके लिए क्या, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, कि हम रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई करके रखेंगे कि कौन सा लॉ लगेगा कौन सा नहीं। रूल ऑफ चेंज, समय के साथ चेंज ज़रूरी होता है, हम एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं कर सकते, तो सेकेंडरी रूल्स में रूल ऑफ चेंज दिया। तीसरा क्या है, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, है ना, रूल ऑफ एडजुडिकेशन में क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, मे बी शायद, अच्छा आई एम ऑल्सो सॉरी, मेरे बैकग्राउंड से मे भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि बिकॉज गेस्ट आर देयर एट माई होम।
और लेकिन एग्ज़ाम भी है तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। तो जो रूल ऑफ एजुकेशन वो ये बोलता है कि वो कोर्ट को पावर देता है, कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है कि प्राइमरी रूल टूटा है नहीं टूटा है। तो ये सब है हमारा प्राइमरी रूल सेकेंडरी रूल के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा हार्ट रूल ऑफ रिकॉग्निशन। क्या काम करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि विच रूल्स बिलोंग टू द लीगल सिस्टम, सेकेंडरी रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा रोनाल्ड डॉर्किन क्रिटिक ऑफ हार्ट्स पॉजिटिविज्म सेंटर्स ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट जजेस यूज प्रिंसिपल्स एज वेल एज रूल्स। डॉर्किन आर्ग्यूड दैट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम रूल्स इन दैट प्रिंसिपल और रूल, अब देखो अब आप भी ये बात ध्यान रखना, किसने बोला कि प्रिंसिपल और रूल अलग अलग है, ये डॉर्किन ने बोला था। ठीक है, जैसे एच.एल.ए. हार्ट ने प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल दिया, करेक्ट। अब क्या हुआ, इसको क्रिटिसाइज किया, किसने क्रिटिसाइज किया, डॉर्किन ने क्रिटिसाइज किया। तो डॉर्किन ने क्या बोला कि प्रिंसिपल और रूल में फ़र्क होता है। तो फ़र्क किस एस्पेक्ट में होता है, किस कंटेक्स्ट में होता है। तो पहला उन्होंने बोला प्रिंसिपल आर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। दूसरा उन्होंने बोला रूल्स अप्लाई इन ऑल और नथिंग फैशन। प्रिंसिपल्स हैव अ डायमेंशन ऑफ वेट एंड इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल आर वीकर देन रूल्स। प्रिंसिपल आर ओनली यूज्ड इन ईजी केसेस। तो इनका एक वर्क था टेकिंग राइट सीरियसली 1977 का, डॉर्किन का। और उन्होंने ये बोला कि जो रूल्स, उसमें उन्होंने चीज़ लिखी, रूल्स अप्लाई इन ऑल और नथिंग फैशन। प्रिंसिपल हैव अ डायमेंशन ऑफ वेट एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अब चांसेस है कि पूछा जाए, है ना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अलग पूछेंगे ना। ऑस्टिन, बेंथम, यही सब थोड़ी पूछेंगे, तो मैंने थोड़ा अलग भी डालने की कोशिश करी। क्वेश्चन 12, सेविग्नीज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज अ डायरेक्ट रिएक्शन अगेंस्ट। पहला है ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, थीबॉट्स प्रपोजल टू कॉडिफाई जर्मन लॉ ऑन द फ्रेंच मॉडल, ग्रोशियस नेचुरल लॉ थ्योरी, बेंथम यूटिलिटेरियन रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये था ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक रीज़न था जिसकी वजह से सेविग्नी ने लिखा था कि जब ये हुआ था कि यूनिफॉर्म जर्मन सिविल कोड की, तो सेविग्नी ने बोला कि जो लॉ है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए, वॉल्जिस से, मतलब स्पिरिट ऑफ द पीपल से, है ना। हम आर्टिफिशियली हम लोग लॉ को बना नहीं सकते हैं, बट जो कॉमन कॉन्शियसनेस रहती है ना लोगों की, जो स्पिरिट होता है, जनरल विल होता है, वो लॉ होता है, ऐसे हम कोडिफाई नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सेविग्नी के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, रॉस्कोपाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग क्लासिफाइज इंटरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज विच इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, रॉस्कोपाउंड ने किसका कंसेप्ट दिया था, सोशल इंजीनियरिंग, कि मतलब इस तरीके से सबके नीड्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करना कि समझो मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो जाए, मिनिमम वेस्ट और फ्रिक्शन हो। तो रॉस्कोपाउंड ने 3 तरीके के इंटरेस्ट बताए थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। इसे बैलेंस करना है किसके थ्रू, इसको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बैलेंस करना है। तो रॉस्कोपाउंड ने कभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात नहीं करी थी। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, लियोन डिग्यूट थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। ओके, ये आ गया लियोन डिग्यूट का थ्योरी। लियोन डिग्यूट थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी होल्ड्स दैट लॉ इज बेस्ड ऑन, लॉ किस पे बेस्ड है, कमांड ऑफ द सॉवरेन, नहीं, ये किसने बोला है, ये पॉजिटिविस्ट ने बोला है। दूसरा सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड सॉलिडारिटी अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, करेक्ट, यही बोला लियोन डिग्यूट ने। ठीक है, तो डिग्यूट का क्या काम था, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, ये आपको याद रखना है। आप ये रीड भी कर सकते हो, जो मैंने नीचे लिखा है काम का ही है। ओलिवर वेंडल होम्स, ये सब कौन है, ये रियलिस्ट स्कूल के हैं। ठीक है, रियलिस्ट स्कूल वालों को जानते हो ना, थॉट प्रोसेस, वो जजेस को इंपॉर्टेंस देता है, जो जज ने कह दिया वही है। तो ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म। हिज फेमस स्टेटमेंट द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस अपीयर्स इन। तो लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, वो एक्सपीरियंस है। तो ये कहाँ पे बोला था, तो ये बोला था कॉमन लॉ 1880 करके उनका एक काम था, वहाँ पे उन्होंने चीज़ बोली थी। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं कि प्रिडिक्शन थ्योरी भी दिया था, ओलिवर वेंडल होम्स ने ही क्या दिया है, प्रिडिक्शन थ्योरी दिया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन थ्योरी दिया है। तो लॉ क्या है, प्रोफेसी है कि व्हाट कोर्ट्स विल डू, तो एक्चुअली में कोर्ट क्या करेगी इसके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल लेवलिन अमेरिकन रियलिज्म डिस्टिंग्विश बिटवीन पेपर रूल्स एंड रियल रूल्स। तो रियल रूल्स उनके हिसाब से क्या हैं, रूल्स इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर,
नो व्हाट कोर्ट्स एक्चुअली डू एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम व्हाट दे से दे डू। तो ये इथर कहा गया, ये है एक्चुअली में रियल रूल, ये है। रूल डिराइव फ्रॉम नेचुरल लॉ नहीं है, रूल बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव ये भी नहीं है। द ब्रेम्बल बश करके आप उधर ये चीज़ हमें देखने को मिली। फिर ह्यूगन एल्ड्रिच, अच्छा ह्यूगन एल्ड्रिच ने किसका कंसेप्ट है, लिविंग लॉ का। नाम आए तो आपको याद आना चाहिए कि थ्योरी क्या है ना। और अभी थ्योरी वगैरह कुछ इतना मत सोचो, नहीं भी याद आ रहा, पेपर 2-3 बाद है, अभी जस्ट क्या करो, जितना आ रहा है इतना दिमाग में डालते जाओ। तो ह्यूगन एल्ड्रिच कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ रिफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड नहीं। लॉ एक्चुअली लिव्ड एंड प्रैक्टिस इन द सोसाइटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ इन बुक्स। तो ये था ऑप्शन नंबर बी। और इनका वर्क क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। उन्होंने बोला कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लीगल डेवलपमेंट लाइज नॉट इन लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, जूरिस्टिक साइंस, बट इन सोसाइटी इटसेल्फ। तो ये ऑब्वियसली सोशलिस्ट स्कूल के हैं, है ना, सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं, सोशलिस्टिक हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं, तो ये लोग सोसाइटी पे ही एम्फेसिस देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्मन क्लासिफाइड सोर्सेज ऑफ लॉ एज फॉर्मल एंड मटीरियल। फॉर्मल सोर्सेज आर बुक्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल स्कॉलरशिप, नहीं। द सोर्सेज from which law derives its source its force and validity, तो legislation and precedent ये है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ juristic person includes, juristic person मतलब only natural human being with legal capacity, नहीं। कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस एंडोमेंट्स, ट्रेड यूनियंस, एंटिटी विथ लीगल पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, तो ऑब्वियसली ये। स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। एनी ग्रुप ऑफ मोर देन 5% नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ केसेस भी हैं, यू कैन सी दिस। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ पोजेशन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेविग्नीज थ्योरी होल्ड एंड पोजेशन कंसिस्ट ऑफ। तो जब पोजेशन की बात करते हैं ना, तो जो सेविग्नी की थ्योरी है उसके हिसाब से दो चीज़ें होती हैं पोजेशन में। एक होता है कॉर्पस, मतलब एक्चुअल में जो पोजेशन हो ना, और एक होता है एनिमस, मतलब एक होता है इंटेंशन। इससे रिलेटेड आप लोग केस लॉज भी पढ़ोगे। तो ये ऑप्शन सी, बोथ कॉर्पस पोजेसनिस एंड एनिमस डोमिनी। तो एक में फिजिकल कंट्रोल होना उसके ऊपर, और दूसरा क्या है कि आपका इंटेंशन है कि आप उसे एज अ ओनर होल्ड करना चाहते हैं। क्वेश्चन 21, इन ज्यूरिस्प्रूडेंस द टर्म ज्यूरल रिलेशन रिफर टू द एनालिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय, तो ये किसका है, ऑस्टिन नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। ज्यूरल रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ज्यूरल अपोजिट्स, ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज, एक चार्ट है ना, वो मैं आपको एक चार्ट एक बारी बता देती हूँ तो आप लोग के लिए इजी होगा। तो बेसिकली इसमें जो काम आप देखोगे वो क्या कहते हैं कि हॉफेल्ड का है। डू रियली वांट कि मैं बताऊँ, क्योंकि वैसे इस पे और भी वीडियोस होंगी, तो फिर भी चलो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया डायग्राम। एक होता है राइट, उसके नीचे है ड्यूटी, राइट को क्लेम भी कहते हैं, फिर ड्यूटी, फिर लिबर्टी जिसे प्रिविलेज भी कहते हैं, नो राइट। तो ये जो आप ये ऊपर नीचे वाले होते हैं क्या होते हैं, को रिलेटिव्स होते हैं, और ये जो अगल बगल वाले होते हैं क्या होते हैं, ज्यूरल अपोजिट्स होते हैं। तो ऐसे एक और है पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। तो सब अपना शॉर्ट फॉर्म करके याद कर सकते हो। देखो राइट सबको पता है, राइट का को रिलेटिव क्या होगा, ड्यूटी, है ना, और राइट का अपोजिट क्या होगा, नो राइट। ये तीन में तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, बस एक प्रिविलेज ही है अलग से जो आपको याद करने, पहला चार्ट तो याद हो जाएगा। बाकी क्या है, PILD पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL जो है वो क्या है, एक तरीके की डिसेबिलिटी बन चुका है ना। किसके मतलब डिसेबिलिटी, देखो सबका अपना अलग इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन मैंने जो अपनी क्लास में सुना था वो ये क्या था कि जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो डिसेबल्ड के लिए है ना, डिसेबल्ड को पंख देता है। और जो सेम रूल है इसे भी यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये क्या हो गया, कोरिलेटिव्स हो गया, ये ज्यूरल अपोजिट हो गया, तो याद कर लेना। अब देखो मैंने ट्रिक बताया, याद कर लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन, सैविग्नी थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन होल्ड्स दैट एन ऑब्लिगेशन इज अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी अराइजिंग फ्रॉम। तो ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ओनली, टॉर्ट ओनली, बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेलीगेट, तो यानी कि टॉर्ट, तो ये है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय केल्सन मेंटेन्स दैट वैलिडिटी ऑफ ए नॉर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोरल कंटेंट, नहीं। द हायर नॉर्म फ्रॉम विच इट डिराइव्स वैलिडिटी, तो जैसे हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको
एक डायग्राम बना के बताया कि जो ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रंड नॉर्म है, और सारे लॉज जो हैं अपनी वैलिडिटी इस ग्रंड नॉर्म से डिराइव करते हैं, ठीक है, जो नीचे वाले हैं। उसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाकी सारे लॉज जो हैं अपनी वैलिडिटी वो सही है या नहीं, वो टचस्टोन क्या है हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिटिकल लीगल स्टडीज मूवमेंट आर्ग्यूज दैट लॉ इज ए न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल ऑर्डरिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, इनडिटर्मिनेट एंड सर्व्स टू लेजिटिमाइज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इसे आप रहने दे सकते हैं, है ना। मतलब ठीक है अगर कोई करना चाहे तो, बट आई थिंक इट विल बी टू मच, ऑलरेडी आप लोग के पास इतना सारा है। द मैक्सिम उबी जस्ट इबी रिमीडियम मीन्स, तो इट्स वेरी सिंपल, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। जैसे आर्टिकल 32 और 226 जो रिट वाला जो रिस्ट्रिक्शन है, वो इस मैक्सिम से इसको पावर मिली है, ठीक है। तो मतलब ये जो मैक्सिम है इसका बेसिस क्या है, उबिजस इबी रिमेडियम, मतलब जहाँ जहाँ राइट होता है वहाँ वहाँ रेमेडी होता है। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्टेयर डिसीजेस इन कॉमन लॉ मीन्स कोर्ट मस्ट फॉलो देयर ओन अर्ली डिसीजन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नहीं। कोर्ट स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस, प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग, करेक्ट। स्टेयर डिसीजेस का मतलब क्या है कि वो बाइंड रहेंगे, जो भी मतलब उसे कंसिडर करेंगे, प्रेसिडेंट उनके ऊपर बाइंडिंग, यानी कि अभी कुछ और कल कुछ और, है ना। यू कैनॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट, दो तीन चीज़ें और आते हैं। रेशो डिसिडेंडाई मतलब उस डिसीजन के पीछे का रीज़न क्या था, और फिर ओबिटर डिक्टा है कंसेप्ट, है ना, और ये मतलब आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा रेशो डिसिडेंडाई ऑफ अ केस इज, तो रीज़न फॉर डिसाइडिंग कि मैंने ये जज कोर्ट ने डिसीजन क्यों दिया उसे डिसाइड करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो डिसिडेंडाई बोलते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ अपॉन विच द डिसीजन इज बेस्ड, द बाइंडिंग पार्ट, ठीक है। और आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, जो लिखा है ना काम का है, ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है। मैं तो इस वजह से थोड़ा उसमें बता रही हूँ कि ताकि बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डन सम भी ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ी रहती है तो हमारा मन नहीं करता, हम स्किप करने की सोचते हैं, हमें लगता है नहीं देखना नहीं देखना, फिर हम कुछ नहीं पढ़ते। तो एक बार आ जाता तो उसका दिमाग खुद कन्विंस कर लेता पढ़ने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस स्टडीज डिफरेंट लीगल सिस्टम, द मेजर लीगल फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर कॉमन लॉ, सिविल लॉ, सोशलिस्टिक, तो ये है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, सोशलिस्ट लॉ, रिलीजियस एंड हाइब्रिड सिस्टम। ये तो बहुत आप इजीली गेस कर सकते हो इतने सारे ऑप्शंस में से। फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस क्रिटिक्स मेन स्ट्रीम लॉ ऑन द ग्राउंड दैट लॉ डज नॉट गिव इनफ पावर टू द स्टेट, नहीं। लॉ हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ मेल परस्पेक्टिव एंड फेल्स टू एडिक्वेटली एड्रेस वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी में कैथरीन मैकिनन, कैरल स्मार्ट, मार्था फिनमैन, इन सबको आप देखोगे ना तो इनका ये मानना है कि जो लॉ है वो ऐसे क्रिएट किया गया है कि मेल पर्सपेक्टिव से क्रिएट किया गया है, और जेंडर बेस्ड चीज़ों को मतलब हम इग्नोर किया गया है। फॉर्मल इक्वालिटी इनसफिशिएंट है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की ज़रूरत है, और लॉ जो है दोबारा से पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर रहा है। अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ग्रंड नॉर्म इन केल्सन्स थ्योरी, व्हाट हैपन्स टू द ग्रंड नॉर्म आफ्टर अ सक्सेसफुल रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे ग्रंड नॉर्म जो केल्सन का थ्योरी का था, वो क्या कहता है, वो जो ग्रंड नॉर्म है ना, ग्रंड नॉर्म बनने के लिए क्या है कि उसे ओबीडियंस चाहिए होती है। ओबीडियंस मतलब कुछ लोग जो है उस लॉ में माने, ग्रंड नॉर्म ऐसे ही ग्रंड नॉर्म नहीं बन जाता है, मतलब कुछ लोग जो है उन्हें उस लॉ को, मतलब कुछ लोग नहीं, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल को उसमें यकीन रख करना होगा, उसे मानना होगा, तो ही वो ग्रंड नॉर्म कहलाता है। अगर लोग नहीं मानते हैं तो क्या आता है, रिवोल्यूशन आता है, तो ग्रंड नॉर्म वापस से चला जाता है। तो इट रिमेन्स द सेम, रिवोल्यूशन कैन नॉट चेंज ग्रंड नॉर्म, नहीं, द ग्रंड नॉर्म चेंजेस, करेक्ट। द न्यू लीगल ऑर्डर गेट्स अ न्यू ग्रंड नॉर्म बेस्ड ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जूरिस्प्रूडेंस के लिए। ओके, दिस वन मोर, ओके लेट्स डू दिस। लॉ एज इंटीग्रिटी इज अ जूरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट डेवलप्ड बाय, तो लॉ एज इंटीग्रिटी जहाँ पे है तो किसने किया है, वो रोनाल्ड ड्वार्किन ने। क्या वर्क था, लॉज एम्पायर। तो यही मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जूरिस्प्रूडेंस के। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा CUT JLLM का लेवल मैच करे और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश करूँ। सो कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी हो, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम
यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट में, आप इंस्टा पे मुझे टेक्स्ट करो, काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्ट करें, काफ़ी कैंडिडेट्स आर कनेक्टिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं। और आई नेवर थॉट कितना कुछ हो पाएगा, लेकिन आप सब ने अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को कि मैं अपना पैशन फॉलो कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड प्लीज़ डू शेयर अवेलेबल फीडबैक जहाँ आपको लगता है हम इम्प्रूव करें, या आपको लगता है हम अगर बे ऑफ लॉ आपके लिए किसी तरीके से बे ऑफ लॉ ने आपकी हेल्प करी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।